नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश कुमार यादव। आज अपन नेक्स्ट पॉलिटी की क्लास पर चर्चा करते हैं। देखो, इससे पहले अपन 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़े थे। आज अपना जो संवैधानिक विकास है, उस संवैधानिक विकास की लास्ट क्लास है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखते हैं साहब। सबसे पहले एक बात याद रखना अपने को, 3 जून 1947 की बात है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3 जून 1947 की। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को अपना जो भारत है, इस भारत के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव रखा था। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा। और ये प्रस्ताव किसने रखा? ये प्रस्ताव रखा लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, याद रखना इस चीज को, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना मतलब इस प्रस्ताव को किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। अब इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग। भाई उस समय दोनों थे। मुस्लिम लीग ही तो यह कर रही थी कि हमारा अलग से देश बनाया जाए, तो भारत की तरफ से कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग का अलग से पाकिस्तान देश बनेगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर लिया? इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक तो छोटी सी बात आपको ये याद रख लेनी है, ठीक है ना। और इस योजना को लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मतलब इसके तहत, इस 1947 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? भारत का विभाजन किया गया साहब, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है कि 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम दोनों ने क्या किया? स्वीकार किया। और इस योजना को लागू करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। अब पढ़ेंगे अपन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। विशेषताओं के बारे में अगर अपन चर्चा करें, विशेषताएं, तो पहली विशेषता अपन चर्चा करते हैं। देखो, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता, हमारा जो भारत है, इस जो ब्रिटिश राज का यहाँ पर जो शासन था, उस ब्रिटिश राज के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। मतलब ब्रिटिश ताज के शासन को समाप्त किया। ब्रिटिश ताज के शासन को समाप्त किया। ब्रिटिश ताज के शासन को समाप्त किया। और भारत को 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। लेकिन भारत का विभाजन किया गया। लेकिन भारत का क्या हुआ? विभाजन। लेकिन भारत का विभाजन किया। भारत का विभाजन हुआ, भारत का बंटवारा किया गया और भारत और अलग से एक देश बना, वो पाकिस्तान। तो पहली विशेषता तो आपको ये याद रखनी है कि ब्रिटिश ताज के शासन को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र क्या किया? घोषित किया। लेकिन भारत का क्या हुआ? साथ साथ में विभाजन भी हो गया साहब। पहली बात तो ये हो। नंबर 2 नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो इसके तहत, इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बनाएगी। इसके तहत, कौन से अधिनियम के तहत? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। इसके तहत भारत का
विभाजन करके, भारत का विभाजन करके, भारत का विभाजन करके दो देश, भारत का विभाजन करके दो भारत, मतलब दो देश, भारत व पाकिस्तान डोमिनियंस बनाए गए, मतलब इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर दिया और भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए। 2 नंबर की विशेषता ये हो गई। अब एक थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको याद रख लेना है। भारत का विभाजन हो गया, भारत से अलग एक देश निकल गया पाकिस्तान और एक रह गया भारत। तो हमेशा याद रखना, ये स्वतंत्रता दिवस की अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान है, कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा 14 अगस्त को क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान कितनी अगस्त को मनाता है? 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अपना जो भारत है वो आप सबको पता है, भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रख लेना आपको कि नोट लगा के फिर मैं एक चीज़ नीचे बता रहा हूँ कि 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। 15 जो अगस्त होता है, इस 15 अगस्त को जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश क्या मनाता है? शोक दिवस। बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है 15 अगस्त को। याद रखना इस चीज़ को। अभी भाई पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन 15 अगस्त को बांग्लादेश किसके रूप में मनाता है? शोक दिवस के रूप में मनाता है। बोले सर क्यों मनाता है? इसकी भी स्टोरी सुन लेना। 15 अगस्त 1975 की बात है। कब की बात है? 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? एक सैनिक विद्रोह हो गया था। तो 15 अगस्त 1947 को बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह में शेख मुजीबुर रहमान, इसकी 15 अगस्त 1975 को सैनिक विद्रोह में क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में शोक दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 15 अगस्त को। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, जो ये शेख मुजीबुर रहमान है, इसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, मतलब बंगबंधु। इसे किसे? शेख जो मुजीबुर रहमान है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, या इसको बंगबंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगबंधु भी कहते हैं। याद रख लेना है। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, मतलब इसको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और इस शेख मुजीबुर रहमान की ही 15 अगस्त 1975 को सैनिक विद्रोह में इसकी हत्या हो गई थी। इसी कारण 15 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971 को क्या बना था? बांग्लादेश बना था। ठीक है, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को बना था। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। और थोड़ी सी अपन चलते आगे, तो ये वाली बात इतनी सी आपको विशेष रूप से याद रखना। फिर से देख लेते हैं। ब्रिटिश ताज के शासन को समाप्त किया और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। लेकिन भारत का क्या हुआ? विभाजन भी हुआ साथ साथ में। दूसरी विशेषता, इसके तहत भारत का विभाजन, मतलब जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके तहत भारत का विभाजन करके दो देश, भारत और पाकिस्तान, दो डोमिनियंस बनाए गए। फिर नोट लगाए, अपन बात करते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में एक सैनिक विद्रोह में बांग्लादेश का जो राष्ट्रपिता था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इसकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी।
इस कारण 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। क्लियर, 2 विशेषताएं मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 विशेषता, नंबर 3 विशेषता देखो क्या है। नंबर 3 विशेषता यह है, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो अधिनियम था, इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि जब तक दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती है, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती है, तब तक दोनों देशों में जो शासन व्यवस्था है ये 1935 के अधिनियम के तहत संचालित की जाएगी। मतलब जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक दोनों देशों में जो शासन व्यवस्था चलेगी ना, ये शासन व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा चलेगी, 1935 के अधिनियम के द्वारा चलेगी। फिर बाद में नया संविधान बन जाएगा तो नया संविधान आएगा, नए नियम आएंगे, उनके अनुसार चल जाएगी, लेकिन तब तक कौन से अधिनियम के द्वारा चलेगी, 35 वाले अधिनियम के द्वारा चलेगी। ये बात किस में लिखी गई थी, 47 वाले में अधिनियम में लिखी गई थी। देखो, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक दोनों देशों में 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक दोनों देशों में 1935 के अधिनियम के तहत या के द्वारा शासन व्यवस्था क्या की जाएगी, संचालित की जाएगी। भाई कोई और तो नियम है ही नहीं, 1935 का अधिनियम ही तो बना था इसके पहले, तो उसमें जो नियम का आए थे ना, उन नियमों के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलेगी दोनों देशों की, जब तक नया संविधान ये नहीं बना लेते दोनों। और जब ये दोनों अपना अपना नया संविधान बना लेंगे तो उनका वो संविधान लागू हो जाएगा, उस संविधान के अनुसार हो जाएगा। तो फिर जब साहब दोनों ने नया संविधान बना लिया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर वो अपने अपने संविधान के तहत जो भी नियम कायदे थे उसके अनुसार शासन चला। तो फिर साहब इनका क्या हुआ, 35 वाले इनको उठा दिया, 35 वाले को भी और 47 वालों को भी समाप्त कर दिया। तो इनको किसके तहत समाप्त किया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखना नोट लगा कि अनुच्छेद 1995 के तहत, अनुच्छेद 1995 के तहत 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या कर दिया, समाप्त किया, 1947 को समाप्त कर दिया। यह भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 1947 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम को समाप्त कौन से अनुच्छेद के तहत किया, अनुच्छेद 395 के तहत 1935 के अधिनियम को और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों देशों ने अपना अपना नया संविधान बना लिया। अब अपने अपने संविधान, नया संविधान में जो नियम कायदे उनके अनुसार वो शासन चलेगा उनका, क्योंकि 35 वाले के तहत तो तब तक चलेगा भाई जब तक उनका संविधान न बने, तब तक ये 47 वाले अधिनियम में लिखी गई थी भाई, जब तक इनका नया संविधान ये नहीं बना लेते ना तब तक इनके शासन व्यवस्था 35 वाले अधिनियम के नियमों के अनुसार ही चलेगा। लेकिन 395 के अनुच्छेद के तहत दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, नंबर 4 विशेषता की अपन चर्चा करते। जो देशी रियासतें थी ना, इन देशी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में रह सकते हैं और चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं और चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ये भी याद रखना, इसी अधिनियम में देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई, मतलब यह छूट दी गई, यह छूट दी गई कि चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, या फिर
या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे। ये इनको छूट दी गई थी देशी रियासतों को। भाई देशी रियासत चाहे तो भारत में मिलो, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, और दोनों में भी नहीं जाना चाहते हुए हम न तो पाकिस्तान में मिलेंगे न हम अपन भारत में मिलेंगे, तो वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व भी रख सकते हैं कि हम तो किसी भी देश में शामिल नहीं रहेंगे, हम हमारा अलग से स्वतंत्र रहेंगे, अलग से हमारी रियासत, हम किसी देश में भी शामिल नहीं होंगे, न तो भारत में शामिल होंगे न पाकिस्तान में। तो इनको पूरी क्या दी गई थी, छूट दी गई थी, ये इस अधिनियम के तहत। याद रखना इस चीज़ को। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते, कुछ मैं नोट लिखा के बता रहा हूँ वहाँ पर फैक्ट बातें। जब रियासतों की बात आ जाती है तो एक चीज़ का याद रखना, एक रियासती विभाग होता था, और उस रियासती विभाग का जो सचिव होता था, वो सचिव तो वीपी मेनन हुआ करता था, और रियासती जो विभाग होता था वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। और गृह मंत्रालय में जो मंत्री होता था, गृह मंत्री होता था, वो उस समय, तो याद रखना कि भारत का पहला जो गृह मंत्री था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। एक बात याद रखना यहाँ पर, भारत का पहला गृह मंत्री, तो भारत का पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक नोट लगा के अपन फिर एक नीचे चर्चा कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जो देशी रियासती जो विभाग था, ये रियासती विभाग किसके अधीन था, इस विभाग के गृह मंत्रालय के अधीन था। मतलब रियासती विभाग गृह मंत्रालय के अधीन था। किसके था, गृह मंत्रालय के अधीन था। फिर एक चीज को और याद रखना है, रियासती विभाग का सचिव कौन था, तो मतलब इस विभाग का मतलब जो गृह विभाग था, इस विभाग का जो सचिव था, इस विभाग का सचिव था वीपी मेनन। कौन था, वीपी मेनन। ये भी आपको याद रखना है। पहला गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है ना। और जो रियासती विभाग था ये किसके अधीन था, गृह मंत्रालय के अधीन था। और इस विभाग का जो सचिव था वो कौन था, वीपी मेनन। और एक चीज का याद रखना, भारत में राजनीतिक एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है। राजनीतिक एकीकरण का मतलब समझ गए होंगे। भारत में जितनी भी उस समय लगभग 562-63 के लगभग रियासतें हुआ करती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों ने रात दिन मेहनत करके राजाओं को कैसे भी राजी कर करके और हमारे भारत में उन रियासतों को क्या किया, शामिल किया। इसी कारण कहते हैं कि भारत में राजनीतिक एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है। याद रखना इस चीज को भी, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। याद रखना कि भारत में राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है, भारत में राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राज्यों का एकीकरण। भारत में राज्यों का एकीकरण नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और वो पुस्तक किसने लिखी थी, वीपी मेनन। इस वीपी मेनन की एक पुस्तक थी, उसका नाम था भारतीय राज्यों का एकीकरण। भारतीय राज्यों का एकीकरण, ये नाम की एक पुस्तक भी थी। ये पुस्तक किसकी थी, वीपी मेनन की। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना कि वीपी मेनन ने एक पुस्तक लिखी थी भारतीय राज्यों का एकीकरण। और भारत में राजनीतिक एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है। क्लियर। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। अब थोड़ा सा अपन आगे और चलते हैं। इधर लिख रहा हूं मैं, बात है साहब 1974 की। 1974 में अपने भारत के प्रधानमंत्री, आप सबको पता है, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी अपने भारत की प्रधानमंत्री थी 1974 में। और वहां पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्टोरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान वहां का राष्ट्रपति था। तो शेख मुजीबुर रहमान ये बंगाल के उस समय, बांग्लादेश के समय क्या थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इन दोनों के मध्य हमारे भारत और बांग्लादेश के कुछ गांवों की अदला बदली के लिए भूमि समझौता हुआ था। क्या हुआ था, भूमि समझौता। इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या हुआ था, भूमि समझौता हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान
और इंदिरा गांधी, इन दोनों के मध्य कुछ गांवों की अदला बदली करने के लिए क्या हुआ था, भूमि समझौता हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ बांग्लादेश के कुछ गांव थे जो हमारे भारत में पड़ते थे, वो ठीक है ना, बॉर्डर के इधर भारत में पड़ते थे, और कुछ भारत के गांव ऐसे थे जो बांग्लादेश में पड़ते थे। तो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर दोनों ने मिलकर ये कहा कि हमारे कुछ गांव आपके देश में पड़ते हैं उधर सीमा के अंदर, तो हमारे वाले इधर जाने पड़ते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, कई काम होता है, और आपके कुछ गांव इधर बांग्लादेश में पड़ते हैं, तो ये गड़बड़ है, अपन कैसे भी इन गांवों की क्या कर ले, अदला बदली कर ले। तो ये भूमि समझौता हुआ इनके मध्य। कब हुआ ये? 1976 में। तो याद रखना है, भारत में पहली बार भूमि समझौता बांग्लादेश और भारत के मध्य जो कुछ गांवों की अदला बदली के लिए जो भूमि समझौता हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान थे, इन दोनों के मध्य भूमि समझौता हुआ। लेकिन हुआ क्या, ये भूमि समझौता क्या नहीं हुआ भाई? सफल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। बोले सर ये क्या समस्या, सफल क्यों नहीं हुआ? सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, क्योंकि 76 में ये समझौता चल रहा ही था, लेकिन जब तक ये फाइनल नहीं हुआ उससे पहले आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1975 में, अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 15 अगस्त 1975 को सैनिक विद्रोह हो गया था बांग्लादेश में। उसमें शेख मुजीबुर रहमान की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। इस कारण ये भूमि समझौता सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, इस भूमि समझौते को लागू करने के लिए, ये समझौता है, इसको लागू करने के लिए हमारे भारत में 2013 में 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया राज्यसभा में। 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, किस में लाया गया? राज्यसभा में लाया गया। मतलब इस भूमि समझौते को, जो 76 वाला भूमि समझौता था वो उस समय तो सफल हुआ नहीं था, तो इस भूमि समझौते को लागू करने के लिए 2013 में 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो इस 119वें संविधान संशोधन को फिर 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने, किसने? नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको क्या किया? 100वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया साहब। 100वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? लागू किया। संविधान संशोधन के तहत क्या किया? लागू किया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, याद रखना इस चीज को। इसको 100वें संविधान संशोधन के रूप में क्या किया? लागू किया। और इसके तहत 3 राज्यों की सीमा इधर उधर की गई, 4 राज्यों की। एक तो है असम, एक है बंगाल जो अपना पश्चिमी बंगाल है वो, ठीक है, एक अपना मेघालय और एक है अपना उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, ठीक है। असम, बंगाल, मेघालय और उड़ीसा, इन 4 राज्यों की सीमाओं को इधर उधर किया गया, सीमाओं में परिवर्तन हुआ, क्योंकि इनके कुछ गांव उधर पड़ते थे तो वो इधर आए और इधर वाले गांव उधर गए, तो उसमें तहत में क्या हुआ? कुछ मतलब फेरबदल हुआ। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? 100वें संविधान संशोधन के तहत। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, याद रखना इस चीज को। फिर एक बार दोहरा देता हूं मैं। 1976 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के मध्य, दोनों के मध्य हमारे भारत और बांग्लादेश के कुछ गांवों की अदला बदली करने के लिए एक भूमि समझौता हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को एक सैनिक विद्रोह में हत्या कर दी गई थी, इस कारण ये सफल नहीं हुआ। लेकिन इस समझौते को लागू करने के लिए 2013 में 119वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे नरेंद्र मोदी ने 2015 को 100वें संविधान संशोधन के रूप में क्या कर दिया? लागू कर दिया। और इसके तहत 4 राज्यों की सीमाओं में क्या किए? परिवर्तन हुए। असम, बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है, मेघालय और उड़ीसा, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा नहीं आएगा यहाँ पर, त्रिपुरा, सॉरी, याद रखना इस चीज को, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है यहाँ पर, त्रिपुरा है। तो असम, बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों की सीमाओं में क्या किया गया? कुछ परिवर्तन हुए। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अगली विशेषता है 5 नंबर की, 6 नंबर की, 5 नंबर की विशेषता है। अगली विशेषता के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की जो संविधान सभा है, उन दोनों को यह छूट दे दी गई कि दोनों अपने अपने संविधान को, अपने अपने संविधान में बनाए गए जो नियम है उनको वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं, अपने हिसाब से नए कानून बना सकते हैं, और ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको क्या कर सकते हैं? रद्द भी कर सकते हैं। मतलब दोनों देशों की संविधान सभा को नए कानून बनाने व
स्वतंत्र रूप से लागू करने का अधिकार दिया, और साथ साथ में ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द भी कर सकते, ये भी इनको अधिकार दिया। और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार भी मिला साहब। इन संविधान सभा को नए कानून बनाने, स्वतंत्र रूप से अपने कानूनों को लागू कर रहे हैं, और यहां तक कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पहले कोई बनाया हुआ कानून है उनको रद्द करने का अधिकार भी मिल गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, अगली बात क्या है? 6वें नंबर की विशेषता की अपन चर्चा करते हैं। 6वें नंबर की जो विशेषता है उसमें यह है कि दोनों देशों की जो संविधान सभाएं हैं, इन संविधान सभा के द्वारा जब तक नया संविधान नहीं बना दिया जाता और नए संविधान के अनुसार नई संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक ये संविधान सभा ही संसद के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा द्वारा नया संविधान सभा द्वारा बनाया जाने वाला नया संविधान सभा द्वारा बनाया जाने वाला नया संविधान नए संविधान के तहत गठित नई संसद जब तक नहीं बन जाती तब तक यह संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। भाई अभी संसद का गठन कहाँ हुआ है? आप सबको पता है। संसद का गठन तो जब नया संविधान बनेगा और उस संविधान में नियम कायदे देंगे, उस संविधान के हिसाब से फिर चुनाव होंगे, फिर नई संसद का गठन होगा। तो जब तक नई संसद नहीं बने तब तक संसद के रूप में काम कौन करेगी? ये संविधान सभा ही करेगी। अरे देखो, अपने भारत में संविधान सभा अपन आगे पढ़ेंगे, संविधान सभा के 2 कार्य थे, संविधान निर्माण का कार्य और संसद के रूप में कार्य, दोनों काम करती थी ना। भाई संसद के रूप में कार्य तब तक किया जब तक नई संसद का गठन नहीं हुआ। जब नई संसद का गठन हो गया तो ऑटोमेटिक वो संसद काम करने लग गई, फिर संविधान सभा समाप्त हो गई। तो इस अधिनियम में बाकायदे लिखी गई थी 47 वाले अधिनियम में कि संविधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले नए संविधान के तहत जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक ये संविधान सभा ही किसके रूप में काम करेगी? संसद के रूप में कार्य करेगी। और इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं, सीधी सी बात है। देखो, एक नोट लगा के अपन लिख लेते हैं। अपने भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? आप सबको पता है। हमारे भारत में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। आप सबको पता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और एक बात बताइए, भारत में हमारी संसद का गठन कब हुआ था? तो हमारी संसद का गठन तो 52 में हुआ था, और 13 मई 1952 को हमारी संसद की क्या हुई थी? पहली बैठक बैठी थी। 13 मई 1952 को हमारे भारत की जो संसद है उस संसद की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक। अब एक बात बताओ भाई, 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक बैठी थी, तो संशोधन तो 51 में ही हो गया था। तो 51 में तो ये संसद थी नहीं, तो फिर ये 51 वाला संशोधन किसने किया? अरे तो ऊपर लिखा हुआ ना भाई, संविधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले संविधान के तहत नई संसद का गठन जब तक नहीं हो जाता तब तक संसद के रूप में काम कौन करेगी? संविधान सभा। तो भाई ये पहला संशोधन किसने किया? संविधान सभा ने। बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अपने भारत का जो प्रथम बार हमारे संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये प्रथम संविधान संशोधन किसने किया था? संविधान सभा ने किया था, अंतरिम संसद के रूप में। आपको यह भी पूछ सकता है भारत की अंतरिम संसद थी संविधान सभा। तो इस संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया था 1951 वाला।
न कि आज वर्तमान वाली जो संसद है वो नहीं की थी। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में पहला संविधान संशोधन किया था। ये बात भी आपको विशेष तौर से याद रख लेना है। क्लियर। अगली बात करते हैं 7 नंबर की विशेषता की अगर मैं चर्चा करूं तो 7 नंबर की विशेषता क्या आती है भाई, जो भारत सचिव का जो पद था ना, उस भारत सचिव के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। याद रखना इस चीज को। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत सचिव के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भारत सचिव का पद आया था कौन से अधिनियम के तहत, 1858 का अधिनियम पढ़ा था ना अपन ने, उस समय तो ये भारत सचिव का पद आया था। और भारत सचिव के पद को समाप्त कौन से अधिनियम के तहत किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। 8वीं नंबर की विशेषता क्या थी, अरे जो वाइसराय का पद था ना, इस वाइसराय के पद को भी समाप्त कर दिया। और वाइसराय के पद की जगह अब दोनों डोमिनियन, मतलब भारत और पाकिस्तान, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। मतलब वाइसराय के पद को समाप्त करके दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया। अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया, और वाइसराय के पद को समाप्त करते दोनों डोमिनियन के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए। अब वाइसराय पहले दोनों एक होते थे, दोनों के एक ही होता था वाइसराय, लेकिन अब वाइसराय दोनों अलग अलग हो गए, तो अब दोनों को वाइसराय के पद को ही समाप्त कर दिया। और अब दोनों देशों के लिए अलग अलग क्या बन गए, गवर्नर जनरल। एक भारत में अलग गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान में अलग गवर्नर जनरल होगा। क्लियर। ये 8 की 8 विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब कुछ इससे फैक्ट देख लेते हैं गवर्नर जनरल वाले। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। दोनों देशों की संविधान सभा को नए कानून बनाने व स्वतंत्र रूप से लागू करने का अधिकार दिया, और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। संविधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले नए संविधान के तहत गठित नई संसद तब तक नहीं बन जाती जब तक वहां पर संविधान सभा ही क्या करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी। भाई जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक संसद ही वहां पर किसके रूप में ये संविधान सभा ही वहां पर किसके रूप में काम करेगी, संसद के रूप में। और किया है, भारत का प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था वो किसने किया, संविधान सभा ने किया था, क्योंकि संसद का गठन ही नहीं हुआ था। संसद का तो पहली बैठक संसद की 13 मई 1952 को हुई थी, लेकिन संशोधन तो 51 में ही हो गया था पहला, तो ये संविधान सभा ने किया था पहला संशोधन। 7वीं विशेषता क्या है, भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। और अगला क्या है, वाइसराय के पद को समाप्त करके दोनों देशों में अलग अलग क्या बना दिए, गवर्नर जनरल का क्या किया, प्रावधान किया। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये मेरी तरफ से 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये कंप्लीट हो गया है। अब इससे कुछ फैक्ट देखते हैं अपन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन क्या बनता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। कंफ्यूज वाली क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंफ्यूज कर देते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं अपने ऐसे। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल,
पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल। 5 क्वेश्चन अपने को देखने हैं साहब। सबसे पहले आ जाओ, देखो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। बोले भाई स्वतंत्र भारत अपना स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। मैं बात कर रहा हूं, एक तो देखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। याद रखना है। देखो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब से कब तक रहा? एक चीज का ध्यान रखना, ये 15 अगस्त 1947 को आप सबको होता है भारत आजाद हुआ था। यहां से लेकर 21 जून 1948 तक रहा था साहब। 21 जून 1948 तक। मतलब स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, उस समय से लेकर 21 जून 1948 तक रहा। फिर 21 जून से कौन हो गया? फिर 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में तो फिर गवर्नर जनरल नहीं होता था, फिर उसकी जगह राष्ट्रपति का पद आ गया था। गवर्नर जनरल हटा दिया था और उसकी जगह क्या आ गया था? राष्ट्रपति का पद हो गया था अपने भारत में। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी था। सी राजगोपाल ये भारतीय था, अरे लॉर्ड माउंटबेटन तो इंग्लैंड का था। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो गया? सी राजगोपालाचारी। अगली बात, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। अब मैं बात करता हूं कि सर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी। अब ये जो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? तो साहब इसको याद रखना है 21 जून से रहा है, क्योंकि 21 जून तक तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। 21 जून 1948 से लेकर ये कब तक रहा भाई? ये 26 जनवरी 1950 तक। और फिर 26 जनवरी 1950 को आप सबको बताया भारत का राष्ट्रपति हो गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, मतलब गवर्नर जनरल का पद हट गया था और उसकी जगह क्या आ गया था? राष्ट्रपति आ गया था। दोनों याद रखना है। देखो ये 4 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। हर कोई लगभग गौर से पढ़ेगा वो सही कर देगा, नहीं तो ये गलत हो जाते हैं बहुत बार। है बहुत नॉर्मल लेकिन कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। चाहे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? ये इधर की तारीख बताऊं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम ये नहीं था, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, क्योंकि ये तो 21 जून 1948 को हट गया था। फिर सी राजगोपालाचारी आ गया था 21 जून 1948 को, और फिर वो रहा था 26 जनवरी 1950 तक। तो अंतिम यही रहा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन था? सी राजगोपालाचारी। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। क्लियर? एक बात और याद रख लेना है, हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, आप सबको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब एक चीज का ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो इसको शपथ किसने दिलाई थी? यही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बना तो इसको शपथ किसने दिलाई थी? तो इसको शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने।
किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब एक चीज का ध्यान रख लेना कि सर प्रधानमंत्री को तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अरे जब ये प्रधानमंत्री बना था, अपना भारत आजाद हुआ था, जब ये प्रधानमंत्री बना था उस राष्ट्रपति नहीं था उस समय। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति नहीं हुआ था। राष्ट्रपति तो 20 जनवरी को बना था, बल्कि ये पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में इसने शपथ ली तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक कुछ फैक्ट होते हैं। सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन। अगर आपको सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन पूछ ले तो बोलो सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन हो गया, उसको अपन बोलेंगे गणतंत्र। सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन मतलब गणतंत्र। अगली बात, सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलेंगे राजतंत्र। बोलेंगे क्या? अरे वंशानुगत का मतलब हो गया उस बाप हो गया, बाप के बाद में फिर उसका बेटा बनेगा, उसके बाद में वो बेटा, तो वंशानुगत हो गया, तो उसको तो राजतंत्र ही बोलेंगे। बल्कि सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन है सर्वोच्च शक्ति। अरे अपने भारत में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का बोलो निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति वंशानुगत होता है अपने भारत में? अरे भारत में अपने राष्ट्रपति वंशानुगत थोड़ी होता है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति थोड़ी बनता है। ये राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है बाकायदे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो बताओ गणतंत्र हुआ ना? अपना भारत गणतंत्र है, राजतंत्र है? अपना भारत गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में वहां का जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है, तो वहां पे उसको राजतंत्र बोलेंगे अपन। लेकिन अपने भारत में सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन, उसको अपन क्या बोलेंगे? गणतंत्र बोलेंगे, ठीक है। नीचे की बात है, नीचे के स्तर से जो सर्वोच्च शक्ति है उस शक्ति का जनता के द्वारा निर्वाचित होना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? लोकतंत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लोकतंत्र। अपना भारत लोकतंत्र भी है और हमारे भारत में गणतंत्र भी है। गणतंत्र है तो राष्ट्रपति देखो, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपने भारत में। तो ये आपको थोड़ी सी दो फैक्ट याद रखना। सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन बराबर गणतंत्र बोलेंगे, सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत बराबर अपन क्या बोल देंगे? उसको राजतंत्र। और ऐसी व्यवस्था इंग्लैंड में है, ऐसी व्यवस्था अपने कहाँ है? भारत में है, ठीक है। मेरी तरफ से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कंप्लीट हो गया है। और आज मेरी तरफ से दोस्तों 9-10 क्लासें लगी होगी लगभग, और 9-10 क्लासों में अपने जो मैं शुरू की जो फर्स्ट क्लास लिया था, उस पहली क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताई थी। मैंने उस डायग्राम में अपने बहुत अच्छी तरीके से 2 पार्ट, शासन प्रणाली और एक संविधान वाला पार्ट बांटा था। संविधान वाले पार्ट में अपने संवैधानिक विकास का एक डायग्राम बनाया था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन, ये वाला एक पार्ट कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। ब्रिटिश ताज का शासन भी कंप्लीट हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ा था अपन ने, 1873 से लेकर पढ़ा था और 1858 तक पढ़ा था। फिर 1858 से अब 47 तक ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ लिया। मतलब संवैधानिक विकास वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप छोटी से लेकर मोटी तक कोई भी एग्जाम दो, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सारी क्लासें हैं, हर चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अपनी जो क्लास आएगी वो आपको, जब उस डायग्राम मैंने बताया तो उस डायग्राम में देखो, सेकंड में अपन ने पढ़ा था संविधान निर्माण की कहानी। अब सेकंड अपना जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा संविधान निर्माण की कहानी, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण, हमारे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उस निर्माण के बारे में अपन अगली क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। 9-10 क्लासों में ये संवैधानिक विकास वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हार्ड टॉपिक बनता है, ये हर किसी के याद नहीं होता, लेकिन अगर बार बार आप इस चीज़ को, हमारे वीडियो को बार बार देखोगे, उनके नोट्स बनाओगे, 100% ये संवैधानिक विकास वाला टॉपिक अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।